डियर स्टूडेंट, ये हमारा इकोनॉमी का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में, देन मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो कोस्ट लाइन, आइसो क्वांट लाइन और लॉ ऑफ रिटर्न। अगर आपने इससे पहले इकोनॉमी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि थर्ड वीडियो जो थी पूरा रिवीजन के पॉइंट ऑफ से था और कुछ 2 टॉपिक हमने लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो PYQ आ रखा है वो ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो भी क्वेश्चन उनकी जो टेस्ट सीरीज आती है और वो वहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के मैं आपके लिए पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आई होप आप इस जो सीरीज चल रही है इकोनॉमी की, इसको पूरा कंटिन्यू करोगे। स्टार्ट करते हैं। अब बात करें यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट। मैंने आपको एक बुक का भी रिकमेंडेशन दिया था, विच इज़ व्हाट, नितिन सिंघानिया। इसको आप लेके चल सकते हो। देखो, मेरे को कोई मिलने वाला नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि, बट आप इस बुक को रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है बहुत अच्छे समझा रखा है। आप इसमें पेज नंबर पर आ जाइए, पेज नंबर 14 पे आ जाइए, ठीक है। यूटिलिटी की डेफिनेशन प्रॉपर वे में देखिए। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ एक बुक लेके और पेपर लेके और पेन के साथ बैठो, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट बताऊं उसको आप अंडरलाइन कर लेना और वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो, यूटिलिटी का मीन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी कम्युनिटी जो हमको सेटिस्फाइड कर रही है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, वो हमारे लिए यूटिलिटी होगी। अगर हमको कोई भी कम्युनिटी जो सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि मैं कंज्यूमर हूँ और मैं उसको कंज्यूम करके मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तृप्ति हो रही है, तो उसे बोलेंगे यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पे कितना है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। अब एक एग्जांपल से समझो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे के तौर पे हम अगर बर्गर खाते हैं तो हमको भूख लगी, हमने बर्गर लिया, काफ़ी चीज़ विज़ डाल के, एकदम डबल ब्रेड, क्या कहते हैं, डबल टिक्की और ये सब। मेरे को तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रीट का लगता है, जो ऐसा बनाते हैं वो शानदार बनाते हैं। तो कहता क्या है कि मैंने 1 यूनिट खाया, मेरे को आनंद आया, तृप्ति मिली। जैसे ही मैंने दूसरा यूनिट खाया मेरे को और मज़ा आया, तो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई मैक्सिमम। पहले पे तो मेरे को मज़ा आ रहा था, दूसरे पे भैया अब मेरे को मज़ा आ रहा था, और एक और ले तो मेरे को मज़ा आ गया, आनंद। तीसरा लिया तो भैया मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो पहले वाले कंपेरेटिव कम हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझ में आ रहा होगा, दैट इज सेटिस्फाइंग। कोई भी कमोडिटी या कोई भी खाने से लेके, कपड़ों से लेके, कोई भी चीज़, सिर्फ यहाँ पर खाने की बात नहीं हो रही है, कपड़े पहनने, जैसे मैंने एक नया टी-शर्ट पहना या शर्ट पहना तो मेरे को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिला, बट सेकेंड डे पहना थोड़ा कम हुआ, थर्ड डे पहना तो थोड़ा कम हुआ, बट जो फर्स्ट डे मेरी यूटिलिटी थी वो अलग लेवल की थी। तो एक जनरल सेंस में देखा गया है, क्या हर एक कम्युनिटी का यूटिलिटी सेम होता है? नहीं भाई, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। मान लेते हैं किसी बंदे को बर्गर खाने में अलग आनंद आता है, किसी को बर्गर अच्छा ही नहीं लगता हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन, दैट इज द क्लियर थिंग। हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, वो हम कितना सेटिस्फाइड करती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। डेफिनेशन की बात करो, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी को हम जब कंज्यूम करते हैं वो कितना सेटिस्फाइंग देती है। अब मैंने कहा ये यूटिलिटी है, वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। मैं मान सकता हूँ कि मेरे को बर्गर खाने में एक अलग सेटिस्फाइड हो रहा होगा, हो सकता है कि आप उस बर्गर को खाओ तो आपको अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसे हम कोई एक तरह से मेज़र नहीं कर सकते, यानी कोई डिवाइस नहीं है, कोई यंत्र नहीं है जिसे आप मेज़र करने बैठ जाओगे।
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन तो डिपेंड कर रहा हो, साथ में प्लेस टू प्लेस भी डिपेंड कर रहा हो। मान लेते हैं एक बर्गर या मैगी, ये चाय, चलो चाय बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपने चाय पिया एक सुबह के टाइम और एक पिया शाम के टाइम, और एक पिया आपने शाम के समय पहाड़ों के बीच में। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग आपको कहाँ पर दे रहा है? जाहिर सी बात है पहाड़ों पे दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेस टू प्लेस पर भी वो यूटिलिटी डिपेंड हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जगह पर क्या बिकता है वो मायने रखता है। उस जगह जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे तो मैगी बिकता है ज़्यादा, मैगी का आनंद उस जगह अलग है। पहाड़ों पे चाय पीते हैं, चाय का आनंद अलग है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव इन नेचर है। आप ये नहीं कह सकते इसको लेने से इतनी यूटिलिटी मिलती है। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। रिमेंबर दैट वन थिंग, ठीक है। और ये क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। 2 पॉइंट तो आपको क्लियर आ चुका होगा। यूटिलिटी इज रिलेटिव, चेंज विद टाइम एंड प्लेस, मैंने बताया। अब एक और चीज़, ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। टाइम अभी देखा मैंने, चाहे सुबह लो, दिन में लो, ये शाम को लो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा चाहे मेरे को किस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ सुबह के टाइम, कोई प्रेफर करता होगा दिन के समय, कोई प्रेफर करता होगा रात में, कोई पढ़ते समय, या किसी को कॉफ़ी की लत होगी। रिलेटिव चेंज विद टाइम एंड प्लेस, गॉट इट। Utility is related to expected satisfaction, depend on the intensity of consumption। आप कितना कंजप्शन करते हो उस पर डिपेंड करता है। Utility is related to expected satisfaction, depend on intensity, ये अच्छा एक चीज लिख दो बार। अब कहा क्या है? Utility is what the sum of the marginal utility। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है पहले आप इसे समझिए। देखो, अगर हम एडिशनल सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग वन और मोर यूनिट, अगर हमने एक चीज़ खाई और उसको हमको आनंद मिला। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप दूसरी चीज़ उसको इनटेक करते हो, लेते हो, तब आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यूटिलिटी तब कितनी मिल रही है, वो बहुत मायने है। उसी को बोला है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक कंज्यूम करने के बाद दूसरी प्रोडक्ट या दूसरा जो हमने चीज़ लिया उस पर हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। मान लेते हैं पहले आपने एक बर्गर खाया, एक बर्गर खाने पर आपको 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला, दूसरे बर्गर पे 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट तो बढ़ गया, ग्राफ क्या होगा? बढ़ गया। तीसरे बर्गर पे हो सकता है 20 यूनिट, बट अब जैसे चौथा बर्गर खाया अब क्या होगा? ठीक है, आपकी यूटिलिटी दोबारा आ जाएगी 12 पे आ जाएगी, और फिर यूटिलिटी आ जाएगी हमारी 5 पे, और एक टाइम पे हो भी सकता है वो नेगेटिव आ जाए, मन ही ना करे, हमको इच्छा ही ना हो, खाएं तो बेकार लगे। जैसे क्या होता है ना, आप पनीर की सब्जी है, रोजाना पनीर की सब्जी खा रहे हो तो भैया उससे मन उभर जाता है। तो इस चीज़ की स्टडी क्यों करी जाती है, यूटिलिटी का क्यों करा जाता है? क्योंकि हम कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट बार बार नहीं दे सकते, हमको वेरिएशन करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक की ऐसी स्टडी, मैंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी, तो ये स्टडी सोचो किस लेवल पे चल रही है कि आपके टेस्ट, टंग का टेस्ट कैसा है, कितना कंज्यूम कर सकते हो, कितने कंज्यूम पर आपको माइंड आपका फ्लक्चुएट होगा, उस तक की स्टडी भैया बहुत बड़े लेवल पे स्टडी हो रही है। ये कुछ छोटा सा नहीं है। आपको इमेज में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े इमेजिनेशन में अगर थोड़ा याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो मार्जिनल यूटिलिटी का? ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। अगर पहले के कंपैरेटिव देखो, यहाँ पर ये बढ़ रही है, यानी कि पूरा पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। अगर ये पूरा कंज्यूम करने के बाद फिर एक टाइम पे ऐसा हो जब सबको मिला दो तो यहाँ पर जीरो आने लग जाए, ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस का 10 ऐसे करके जीरो आ जाए, मतलब सॉरी यहाँ पर नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। एक टाइम पे भैया ये यहीं तक कंप्लीट था, ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर इसके बाद वो अगर कंज्यूम करेगा उसको नेगेटिव वे में देखने के लिए मिलेगा।
मतलब यहाँ पर जब बढ़ रहा है ना उसी की बात हो रही है, इसके आगे नहीं। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। एक टाइम पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम देखने के लिए मिला था, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। फिर आता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एक टाइम बाद कंज्यूम करने के बाद उसको उससे चिढ़ मच जाती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आइए आप टॉपिक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो आई होप यूटिलिटी समझ में आ चुका है, दैट इज मीन द सेटिस्फैक्शन। और मार्जिनल यूटिलिटी एक वर्ड में याद कर लो कि हम एडिशनल अगर हम कोई भी यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी सिंपल मीन्स इज व्हाट, utility simple means what, the satisfaction. Marginal utility is what, when we consume one more product, we the satisfaction we take it is called the marginal utility. And utility depend on the psychological phenomena, it depend on person to person, it is subjective, it is depend on place to place, it depend on to expected intense, it is depend on satisfaction कि किस बंदे को किस लेवल पे कंज्यूम करने की इच्छा है, मतलब कहना ये है कि कितना कंज्यूम कर रहा है, प्लेस टू प्लेस पर डिपेंड कर रहा है, और किस जगह कंज्यूम कर रहा है, वो सारे के सारे फैक्टर डिपेंड करेगा। अब आइए आप इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर। एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, दो डिफरेंट गुड्स का, डिफरेंट गुड का, दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बनाना लेता हूँ और बिस्किट लेता हूँ, एक बनाना लेता हूँ एंड बिस्किट लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कि दोनों को मिला के मेरे को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिली, विच इज मान लेते हैं 10 यूनिट, ठीक है। हो सकता है मेरे को एक बनाना 9 बिस्किट में मिल जाए तब भी 10 यूनिट, हो सकता है मेरे को 2 बनाना या 8 बिस्किट में मिल जाए तब भी 10 यूनिट। यानी कि ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल की सेम इक्वल लेवल का यहाँ पर इक्वल लेवल है कि नहीं, इक्वल लेवल को सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर मिली, उसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि 2 कॉम्बिनेशन में लेता हूँ, एक कॉम्बिनेशन में है बिस्किट, दूसरे कॉम्बिनेशन है बनाना। तो एक कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर एक बिस्किट लिया जाए और 12 बनाना लिया जाए तो मेरे को सेटिस्फैक्शन एक लेवल पे मिल रहा है x, ठीक है। फिर क्या कहता हूँ, अगर मैं वही सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन जो x है, जो मेरे को मिल रहा है, ये हो सकता है x 10 यूनिट हो जाए, 15 यूनिट या 20 यूनिट वट एवर, उसी लेवल का सेटिस्फैक्शन मेरे को 3 बिस्किट और 5 बनाना मिलता है। उसी लेवल का सेम सेटिस्फैक्शन मेरे को 4 बिस्किट और 3 बनाना मिलता है। उसी लेवल का सेम सेटिस्फैक्शन 5 बिस्किट और 2 बनाना में मिल जाता है। यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अगर हम इनटेक करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 2 गुड का डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं और हमको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमको इनटेक करने पे इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता हो, तो हम उसे बोलेंगे क्या, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है। यहाँ पर वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा था, बनाना को, एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा था बिस्किट को। अब देखिए ये ग्राफ कैसा है, ये कॉन्वेक्स की शेप में है, सिंपल सा दिख रहा है, इट्स अ कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। स्लोप इज आल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इस स्लोप को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों बोला गया है, आप ये चीज समझो। आपके पास बनाना थे और आपके पास ये, अगर आपने क्या करा, आपकी कोई सिस्टर है या कोई ब्रदर है, तो आपके सिस्टर ने बोला कि आप एक काम करो, आपका जो भी नाम है, आप एक बिस्किट ले लो, मेरे को उसके बदले 4 बनाना दे दो, ठीक है। समझना इस बात को जो समझा रहा हूं मैं।
मेरे से आप एक बिस्किट ले लो, एक बिस्किट ले लो और मेरे को बदले में 4 बनाना दे दो, तब भी आपको यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा वो पहले वाले के बराबर ही मिल रहा है। ये बात क्लियर है। फिर मेरे भाई ने बोला कि एक काम करो कि आप एक और बिस्किट ले लो, बदले में मेरे को 3 बनाना दे दो। तो मेरे पास कितने बचे? 5। अब यहाँ पर एक बढ़ने पे कितना हो रहा है? 3 कम हो रहा है बनाना। अब मेरे भाई ने दोबारा बोला कि एक काम करो कि एक और बिस्किट ले लो और मेरे को 2 बनाना और दे दो, ठीक है। फिर मेरे भाई ने बोला एक बिस्किट और ले लो, मेरे को 1 बनाना और दे दो। तो आप देखो कि बिस्किट की क्वांटिटी तो सेम बढ़ रही है, 1 बाय 1 ग्रेजुअल बढ़ रही है, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया जो बनाना की क्वांटिटी है वो 4, 3, 2, 1 हो गया, बट जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टोटल, तो इसी चीज को बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला गया हमारा इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉम्बिनेशन व्हाट? एक बिस्किट के बढ़ने पे, हर एक बिस्किट के बढ़ने पे उस सेम प्रपोर्शन में देखो तो बनाना नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब बनाना घट नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो सॉरी, इस फिनोमेना को, इस चीज को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि भैया अगर आप उस हिसाब से देखो 12 मिले, अगर आपको दोबारा 4 कम कर दिए, एक टाइम तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या कहता है, स्लोप इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक आता है स्लोप डाउनवर्ड, इसका आपको सिंपल दिख रहा है, क्या है ये स्लोप? क्या हमारा? डाउनवर्ड। गॉट इट? नेवर टच द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। कैसे? अगर सीधा एक्स एक्सिस को टच कर देगा तो वाई क्या हो जाएगा? 0। एक्स एक्सिस मानो ये जो ग्राफ है पूरा एक्सिस को टच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 5 मिल रहा था और देखो 2 बनाना था, तो अगर ये 0 यहाँ पर टच कर देता तो हमारा तो पहले ही हमने बोला है कि 2 गुड्स को लेना है, यहाँ पर तो एक ही गुड्स हो जाएगा फिर। और यहाँ पर देखो कि अगर एक बिस्किट के बदले क्या हो रहा है? 12 बनाना मिल रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी हमने। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? अगर हम 2 गुड के कॉम्बिनेशन को लेते हैं जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता हो, उस ग्राफ को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। फिर हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हम एडिशनल कोई यूटिलिटी लेते हैं या एडिशनल कोई हम एक यूनिट लेते हैं, उस पर हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। हो सकता है ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है टोटल कब हो? जब मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी कब हो? जब मैक्सिमम पे आ जाए। और देन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे आए कि हमको लेने से उसको इच्छा नहीं हो रही है, जबरदस्ती ले रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहा है उस चीज़ को। यूटिलिटी का मतलब पता ही है, वांट सेटिस्फेक्शन। अब आइए आप, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म। ऐसा रिलेशन जो कि आप इनपुट यूज करते हो और आउटपुट प्रोड्यूस करते हो किसी फर्म के द्वारा, उसे बोलेंगे क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, आपने कुछ यहाँ पर इनपुट दिया होगा, समथिंग कुछ इनपुट दिया होगा। इनपुट देने के बाद मान लेते हैं आपने एक ब्रेड की फैक्ट्री खोली, ठीक है। उस ब्रेड की फैक्ट्री खोलने के लिए आपको लगा आटा लगा होगा, ठीक है, वाटर लगा होगा, सिलेंडर लगा होगा और एंड थिंग्स। सो क्या कह रहा है, इनपुट जो भी इस्तेमाल करा और आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों के रिलेशंस को बिटवीन दिस रिलेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं? कि रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस, कितना इनपुट दिया गया और कितना आउटपुट निकला, इन दोनों के रिलेशंस को बोलेंगे क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। फर्म पे फॉर इनपुट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, जो भी अगर मैं इनपुट लगा रहा हूं तो जिस भी जो ये फर्म ही तो है, ये कंपनी तो है, ये जो फर्म है, मैं इसमें इनपुट लगा रहा हूं तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलूंगा इसको मैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म पे फॉर इनपुट,
मैं जो भी पे कर रहा हूँ इनपुट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो भी मैं इसको बेचने के बाद मेरे पास जो रिवेन्यू आता है, सोल्ड करता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनपुट और आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में जो भी, मान लेते हैं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था 1000 रुपये और मेरे को रिवेन्यू आता जनरेट हुआ 1500 रुपये, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 500 रुपये, वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है वाला? तो क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं आइसो कोस्ट लाइन। आइसो कोस्ट लाइन यहां पर आ जाइए। एन आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, लेबर एंड कैपिटल which the firm can purchase with the given budget. An ISO cost line, इस चीज को समझो। मान लेते हैं मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है, मेरे पास कितना है, 1000 रुपये, और मैंने क्या करा कि 1000 रुपये में मुझे कंपनी चालू करनी है, कंपनी रन करनी है। कंपनी चलाने के लिए मुझे लगेगा एक कैपिटल लगेगा, कैपिटल यहाँ पर बेटा फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, और एक मेरे को लगेगा लेबर। एक कैपिटल, दूसरा लेबर। अब ये कहता है An ISO cost line represent the combination of input which the firm can purchase the given budget, कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे ताकि मैं लेबर भी ताकि मैं कैपिटल भी खरीद सकूं। कैपिटल में आ जाएगा मशीन्स, आ जाएगा मशीन्स, हो जाएगा लैंड, आ जाएगा, ठीक है, ये सब कैपिटल का पार्ट आ जाएगा, मशीन्स और ये सब, या जो भी आप उस जगह लैंड पे रेंट देने वाले हो वो सब, और लेबर जो कि वहाँ पर काम करेंगे। अगर मैंने सारा का सारा पैसा अगर मैंने कैपिटल में लगा दिया तो क्या मेरे पास लेबर के लिए पैसा बचेगा? नहीं। या अगर मैंने सारा का सारा पैसा लेबर को हायर करने में लगा दिया तो क्या मेरे पास मशीन खरीदने के लिए पैसा बचेगा? नहीं। तो ऐसे दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि मैं अपना बजट जो है, हो सकता है मैं उस बजट में 500 रुपये कैपिटल में खर्च कर दूँ, 500 रुपये लेबर में खर्च कर दूँ, तो मैं अपनी कंपनी चला सकता हूँ। हो सकता है मैं 400 रुपये कैपिटल में खर्च कर दूँ, 600 रुपये लेबर को पेड करने में खर्च कर दूँ। हो सकता है कि मैं 300 रुपये कैपिटल में लगा दूँ और 700 रुपये लेबर को देने में लगा दूँ। तो ऐसे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे उन सब को बोलेंगे क्या? आइसो कोस्ट लाइन। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या है? सेम प्राइस पे। तो एन आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन, ऐसा रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन को। ये आप इनपुट ही तो दे रहे हो, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था। इसमें अब इनपुट क्या होगा? इसमें देखो, इसमें इनपुट होगा कि जो भी मशीन्स लगेगी और साथ में लेबर भी तो लगेगा। तो लेबर यहाँ पर भी लिखा होगा मैंने, जो भी लेबर और कैपिटल मिला के जो भी मैं इनपुट में दे रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि किसको क्या करने पे मेरा इनपुट मिले, उसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। एन आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, इट्स व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच द फर्म कैन परचेज द गिवन बजट, यानी कि उनके बजट में इनपुट उनका जो भी बजट है, ठीक है, उनके बजट में जो भी वो इनपुट डाल रहे हैं, और इनपुट में जैसे लैंड हो, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के किसको कितना दूं ताकि मेरा उस बजट में काम बन जाए, उस लाइन को बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। यहाँ पर देख सकते हो कि जब मेरे पास कैपिटल एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये था, 10 रुपये कैपिटल लगा रहा था, तो मेरे पास 40 लेबर को हायर करने की कैपेसिटी थी। बट
जैसे ही मैंने कैपिटल में 20 रुपये लगाया, तब मेरे पास जो लेबर को हायर करने की कैपेसिटी वो तो 30 रुपये हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 50 रुपये जैसे ही मैंने कैपिटल पे लगाया, तो अब मेरे पास जो लेबर हायर करने की कैपेसिटी हो गई वो कितने हो गए, 20 हो गए। अब 50 के बाद 60 रुपये मैंने कैपिटल पे लगाया, तो मैंने 10 ही लेबर हायर कर पाया। कितना? 10 ही लेबर हायर कर पाया। अब देखो, जैसे अगर मैंने 60 रुपये कैपिटल पे खर्च करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे पास लेबर खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है, यानी कि इसका तो मतलब ही नहीं बना। और सिमिलर वे में अगर मैं सारा का सारा कैपिटल पूरा लेबर में खर्च कर दूंगा, या सारा का सारा जो भी मेरा पैसा है, बजट है, वो सारा सारा लेबर में खर्च कर दूंगा, तो मेरे पास कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के तो पैसा ही नहीं बचेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइसो क्वांट लाइन। आइसो मतलब होता है सेम, क्वांट मतलब होता है क्वांटिटी। आइसो मतलब सेम, क्वांट मतलब क्वांटिटी। एन आइसो क्वांट is a locus of a point at which the same quantity of output is produced while changing the quantity of two or more input. An isoquant is the locus of point at which the same quantity of output, same quantity का output produce करा जाता है। अगर हम जो इनपुट है, 2 या 2 से इनपुट में अगर हम कुछ उसकी क्वांटिटी में चेंज करें, मेरे पास ब्रेड बनाने की बात कर रहा था, तो जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ उसके इनपुट में जो भी 2 से 3 इनपुट लग रहा होगा, उस इनपुट में कुछ मैं चेंज करता हूँ, तो मेरे को उस इनपुट में चेंज करने के बाद, उस इनपुट में 2 या 2 क्वांटिटी के जो भी इनपुट है उसमें चेंज करने के बाद मेरे को जो आउटपुट मिला है वो सेम एज इट इज़ रहे। यानी कि मैं मानो आटा है, पहले आटा ही और क्या लेते हैं, मतलब कोई मसाला लेता है, आटे का कोई मसाला होगा जो भी XYZ, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो दो चीज़ ले लिया। अब मैं क्वांटिटी में कुछ चेंज कर रहा हूँ इनपुट में, तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा ना वो सेम ही मिले, ये कहना चाह रहा है आइसो क्वांट लाइन। प्रोड्यूस वाइल चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द 2 और मोर इनपुट। तो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मेरे को उतना ही मिले अगर मैं इनपुट में चेंज करता हूँ। इनपुट में चेंज करने की वजह से आउटपुट की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क ना पड़े। इनपुट की क्वांटिटी में चेंज करने की वजह से आउटपुट में कोई भी आउटपुट की क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना मिले, दैट इज कॉल्ड आइसो क्वांट लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आ जाइए आज का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। चेंजिंग इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ सेम प्रोडक्शन। क्या कहा इसने? चेंजिंग इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ सेम प्रोपोर्शन। अगर आपने इनपुट में कितना चेंज करोगे ताकि आउटपुट में क्या क्या चेंज आपको देखने के लिए मिले। मान लेते हैं कि मेरे पास जो मैं इनपुट लगा रहा हूँ और मेरे पास जो आउटपुट मिल रहा है, हो सकता है मैं इनपुट में सभी के सभी जो भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैं लेता हूँ, पेन बनाने का काम करता हूँ, पेन बनाने का काम करता हूँ, पेन बनने का काम करता हूँ। इसमें लगेगा रिफिल, लगेगा इसमें, लगेगा ऑयल, लगेगा इसमें, लगेगा इंक, लगेगा इसमें, लगेगा प्लास्टिक, लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं और इसमें लगेगा जेल, लगेगा या जो भी, ठीक है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसमें लगने वाले हैं और मशीन में। तो आगे से ने बोला कि अगर मैं इस इनपुट में मान लेता हूँ कि 5% से चेंज करता हूँ सभी प्रपोर्शन को विद
सेम प्रोपोर्शन, तो मेरे को आउटपुट में कितना चेंज देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न। हो सकता है कि मैं 5% का इनपुट में चेंज करूं और मेरे को जो आउटपुट में मिले वो मेरे को 10% का मिल जाए। एक सिनेरियो तो ये हो जाएगा। इस चीज को बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ टू स्केल। क्या बोलेंगे इसको हम? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हो सकता है कि मैं 5% ही इसमें इनपुट में चेंज करूं सभी प्रपोर्शन में, और मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को हो सकता है वो 5% ही आउटपुट मिले। और ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मैं 5% अगर इनपुट में चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो आउटपुट में मिलेगा, मैंने इसको 5% क्या करा, बढ़ा रहा हूँ सबको, ठीक है, और लास्ट में मेरे को जो रिटर्न है वो 5% भी नहीं मिला, मेरे को 3% ही मिला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड द डिमिनिश। कम हो गया ना, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। एक बार सबको रीड कर लेते हैं, आइए। When output is increased at higher rate than rate of increase in all factor of production, जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ हायर रेट से, आउटपुट है इंक्रीज हुआ हायर रेट से, किसके कंपेरेटिव, देन द रेट इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने ऑल फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन लगाया वो तो मात्र 5% लाता था, बट जो आउटपुट हमको मिला है वो 10% से मिला है। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्पेशलाइजेशन थ्रू बेटर लेबर, लेबर अच्छा काम करेंगे तभी हुआ ये। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीज एट द सेम रेट एज रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करा था, जो कि उसको प्रोड्यूस करने में जो भी चेंज करा था मात्र मैंने 5% करा था, और उतना ही मेरे को रिटर्न भी मिले, आउटपुट में भी 5% का मिले, उससे बोले कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। थर्ड आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीज एट लोअर, आउटपुट जो है वो कंपेरेटिव लोअर रेट पे मिले देन इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट करा था उसके कंपेरेटिव मेरे को उसमें कम में मिले, तो इसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यूटिलिटी देखा। यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ अबाउट द सेटिस्फैक्शन, हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, और टाइम पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? टोटल एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आपको क्या फील हुआ, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट? अगर हम किसी चीज़ को एडिशनल हम यूटिलिटी फॉर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट से लेने के बाद हमको जो भी सेटिस्फाइड हमको और मिल रहा है उससे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है नेगेटिव हो। पॉजिटिव इज यहाँ तक जा रहा है पॉजिटिव, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, देन यहाँ पर डिमिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव, मैक्सिमम और डिमिनिशिंग। फिर आता है इनडिफरेंस कर्व, ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स का जो कि आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता हो कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर पर बात हो रही है, और कंज्यूमर की स्टडी करते हैं इस जगह कि कंज्यूमर किन दो प्रोडक्ट को खाएगा ताकि उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल मिले। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुड का दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर। इसका आप एक और एग्जांपल दे सकते हो चाय और कॉफ़ी का, ठीक है। जनरली क्या करती है कि चाय और कॉफ़ी में लगभग अगर वैसा टेस्ट है लगभग कह सकते हैं थोड़ा सेम टेस्ट है, तो ऐसे स्टडी करी जाती है कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे ज़्यादा हो रहा है। प्रॉपर्टी देखी थी कुछ, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा, ये जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो मार्जिनल में अब चेंज होगा, अब पहले की तरह चेंज नहीं होगा इसमें,
स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। नेवर टच द एक्स और वाई एक्सिस, ये कभी ना एक्सिस को टच करेगी ना वाई एक्सिस को टच करेगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे। आपके इनपुट देने पर आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ उसे बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। इन दोनों के रिलेशन को, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसका जो मेन गोल होता है वो मैक्सिमम आउटपुट होना होता है, कि मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी फर्म इसमें पे करती है इनिशियली उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, और आउटपुट और इनपुट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट। हो सकता है ये लॉस भी हो जाए कि आप 1000 रुपये लगाया और मात्र 500 रुपये ही सेल कर पाए, तो अब बाकी नहीं हुआ, बाकी बेकार हो गया जो हमारा प्रोडक्ट था, तो 500 रुपये का लॉस भी हो सकता है। आइसो कॉस्ट और आइसो कॉन्ट लाइन हमने डिफरेंस पढ़ा था। क्या होता है आइसो कॉन्ट लाइन, कि आप एक कोई फर्म है, ठीक है, बात हो रही है फर्म की, कंपनी की बात हो रही है, अगर वो इनपुट में क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन से चेंज कर दे कैपिटल और लेबर के बीच में, एग्जांपल है कैपिटल और लेबर एग्जांपल है, हो सकता है यहाँ पर दो कोई टूल की बात कर दे जो कि इनपुट में इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, उसके चेंज करने से जो जो बजट में उसमें चेंज ना हो। मतलब जैसे कि हमने कैपिटल का देखा था, लेबर का देखा था, कि कैपिटल के चेंज करने पर लेबर कितने आ सकते हैं और लेबर के चेंज करने पर कैपिटल कितने खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट एट विच द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस वाइल चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ 2 और मोर इनपुट। इनपुट के 2 या 2 क्वांटिटी को चेंज करने से जो आउटपुट है वो हमको सेम क्वांटिटी में ही मिले। इनपुट के 2 या 2 क्वांटिटी को चेंज करने से आउटपुट हमको सेम क्वांटिटी में मिले, उसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। देन देखो लॉ ऑफ रिटर्न स्केल क्या होता है, कि इनपुट में आप कितने परसेंटेज से चेंज करो कि ताकि आपका आउटपुट हमारा उस स्केल में मिले। यानी कि 5% में इनपुट दे रहे हो और हमको रिटर्न में मिल रहा है 10%, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू, किसकी वजह से, इन ऑल फैक्टर ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट 5% लगाया 5% मिला। डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि 5% लगाया 5% भी नहीं मिल पाया, हमको 3% मिला। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।